Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Abhi Concepts. I am Sneha Arora, the legal aptitude teacher for the institute. हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो कि हमने स्पेसिफिकली डिजाइन की है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो अपीयर करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस के लिए, BHU के लॉ एंट्रेंस के लिए, DU के लॉ एंट्रेंस के लिए, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस के लिए, या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस जो आप दे रहे हैं, बी इट फॉर 5 years LLB और फॉर 3 years LLB कोर्स। हमने 500 क्वेश्चंस चूज किए हैं सो दैट आप उन्हें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकें। हम हर रोज 15 से 20 क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पे अपलोड करेंगे जिससे आप आराम से उन क्वेश्चंस को देख सकें, पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें और आप ज्यादा बर्डन भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं दिस फर्स्ट सीरीज ऑफ 500 क्वेश्चंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जनरल अवेयरनेस पार्ट कवर करेगी पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। Moving on to the first question, a federal structure for India was first put forward by which act? Okay, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया वो किस एक्ट से किया गया। द आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, जो बच्चे हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं। फर्स्ट क्लास में ही पॉलिटी में हमने यही कवर करवाया था, राइट। सो एक्ट ऑफ 1935 से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है अडॉप्ट किया गया। उसी में पहली बार डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी कि एक गवर्नमेंट सेंटर लेवल पर होगी, एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है या कौन सा ऐसा एक्ट है जिसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हमने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेस से डिराइव किया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन बीमर से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया आखिरी एक्ट था जिसमें काफी सारी चीजें, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिए गए थे जो इंडिया के पर्पस के लिए सूट कर रहे थे, इंडियन सिटीजन्स को फेवर कर रहे थे। बिकॉज 1935 से पार्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स का कंट्री से। तो द आंसर इज the Government of India Act 1935 became one of the major source, एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स था जिससे कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स अडॉप्ट किए। ठीक है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज? भारत का संविधान भारत को कैसे डिस्क्राइब करता है? आप सभी इसके आंसर से भली भांति परिचित होंगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ। इट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारतवर्ष और अ फेडरेटेड नेशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 1 में डिफाइन करता है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बहुत सारे राज्यों का समावेश है, फेडरेशन नहीं है। क्योंकि जब भी फेडरेशन होती है तो डुअल गवर्नमेंट की बात आ जाती है, डुअल सिटीजनशिप की बात आ जाती है, जो कि हमारी यूएसए में है। जैसे कनाडा के लिए आपको अलग सिटीजनशिप चाहिए और यूएसए के लिए आपको अलग सिटीजनशिप चाहिए, लेकिन इंडिया क्या है? एक समावेश है बहुत सारे राज्यों का। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। Fourth question, again it is from the sources of constitution. The system of judicial review originated in which country? Okay, is India? No. Germany? No. Russia? No. It originated in USA. Whenever हम जब भी हम पढ़ते हैं sources of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसमें सबसे पहले यूएसए में पढ़ते हैं कि यूएसए से हमारी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है। हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू को लेके कोई प्रोविजन नहीं है, बट आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइड मैनर में बात करता है जुडिशियल रिव्यू के इम्प्लीमेंटेशन होने की, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज डिटेंशन फॉर एरोगेशन इंटेरोगेशन, सवाल पूछने के लिए किसी को डिटेंशन में रखना, किसी को डिटेन करके रखना। डिटेंशन आफ्टर इंटेरोगेशन, सवाल पूछने के बाद डिटेन करके रखना। सी डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, या डिटेंशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसका आंसर है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। देखिए हमारे आर्टिकल 22 में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जो कि एक्यूज यानी कि गुनहगार के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना। तो डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन का मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जब आप किसी से बिना क्वेश्चन किए, बिना सवाल किए, बिना उसे मौका दिए अपनी बात रखने का, उसको आप डिटेन कर दोगे, तो उसे कहा जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया किस प्लान से बनाई गई, तो इसका आंसर सबको पता होगा, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से ये प्रावधान किया गया कि हम कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाएंगे, है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी, वो बनी और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम वो न्यू दिल्ली में मीटिंग के लिए मिली, एंड 2 years 11 months और 18 days में उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री the provision of framing the constitution of India has taken. Okay, this we have taken from the country of Canada. So the people who are enrolled in the paid classes, we have discussed various sources from which we have adopted the different provisions of Canada, and this is one such provision. Further, moving to the 8th question, who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? The first option is Dr. Rajendra Prasad. All of us know that Dr. Rajendra Prasad Constituent Assembly के chairman थे. K.M. Munshi was also a very profound member of Constituent Assembly. उसके बाद हम आ जाते हैं इसके थर्ड ऑप्शन पे, जो है महात्मा गांधी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर है महात्मा गांधी। जो गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो काम जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब कर रहे थे, गांधी जी ने इनसे विड्रॉ कर लिया था, बट वो एडवाइजरी तौर पे उनके साथ प्रेजेंट थे, but he was not an active member of this assembly. Ninth question, who was the chairman of drafting committee of the constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम में से कोई शायद ही ऐसा होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, है ना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? The answer is Sir B.N. Rao. Moving on, which of the following countries has introduced direct democracy? Direct democracy क्या होती है? जिसमें जो people of country है वो सीधा policy बनानी है किसी country की, किसी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है, तो दे आर गोइंग टू टेक द एडवाइस ऑफ सच पीपल। ऑलराइट, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे इंडिया, हमारी कंट्री में हम अपने मिनिस्टर्स को, अपने एमपी एमएलए को इलेक्ट तो करते हैं, लेकिन आगे वो क्या पॉलिसी बनाते हैं उसमें हमारा रोल नहीं होता। वो लोग आपस में मिलके प्रेसिडेंट को डिसाइड करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, उसमें हमारा रोल नहीं होता। सो इन इंडिया वी फॉलो एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट इन द कंट्री ऑफ स्विट्जरलैंड डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट वे में एक्सरसाइज की जाती है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, who was the president of Republic of India who consistently described Indian secularism as Sarv Dharma Samabhav? The answer is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Okay. Next question is question number 14. Which of the following countries have an unwritten constitution? कौन सी ऐसी country है
जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरीबॉडी नोज कि 2 पेजेस का कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, विच इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड बल्कीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। Then we come up to Pakistan. Pakistan also has its constitution. And the only option we are left with is United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। हालांकि ब्रिटेन ही ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। द क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट। हमेशा इस क्वेश्चन में हमेशा आपके पास आंसर में 2 डेट्स हमेशा रहेंगी। फर्स्ट इज गोइंग टू बी 26 जनवरी 1950 एंड अनदर डेट इज 26 नवंबर 1949। अब हमें ये देखना है कि कब अडॉप्ट किया गया, व्हेन इट वाज अडॉप्टेड। तो हमने जब प्रियम्बल पढ़ा, जो पेड क्लासेस के बच्चे हैं वो ये बात समझ जाएंगे, जब हमने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल का लास्ट पैराग्राफ क्या था, वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अडॉप्ट वर्ड प्रियम्बल में मेंशन था विद द डेट 26 नवंबर 1949, इसलिए करेक्ट आंसर for adopted, for when the constitution of India was adopted would be 26 November 1949. This is going to be the right answer. All right, I'll delete this double ticks in case to avoid any kind of confusions. Okay, now moving on to question number 16. Which of the following is a feature to both the Indian Federation and the American Federation? भारत में और अमेरिका की फेडरेशन में क्या कॉमन फीचर है? सिंगल सिटीजनशिप कॉमन फीचर नहीं है, क्योंकि अमेरिकन फेडरेशन रिक्वायर्स डुअल सिटीजनशिप। डुअल जुडिशरी, इट इज ऑल्सो नॉट अ फीचर। ओके, थर्ड ऑप्शन इज 3 lists in the constitution, it is also not the feature, so we are left with the fourth option, which is a federal सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक फेडरल कोर्ट या एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि एपेक्स कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, हमें पता है कि एक कंट्री में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी का रोल क्या होता है। तो जो हमारा कंट्री का एपेक्स कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उस पे एक कार्यभार है, उसकी एक ड्यूटी है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है उसको वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, so this is the common feature of American and Indian Federation. Moving on to the 17th question. The Constitution of India describes India as a union of states. क्वाज़ाई फेडरल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन या फेडरलिज्म की बात नहीं की गई है। और यहाँ पर जो लिखा है वो वर्ड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, भारत को कैसे डिफाइन कर रहा है। तो जब फेडरलिज्म, फेडरेशन, यूनिटरीनेस की कोई बात ही नहीं हुई है, तो बी, सी और डी ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। इसीलिए 17th का आंसर होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों का समावेश। Question number 18. Who among the following was the president of Constituent Assembly? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट जब हमने इस क्वेश्चन को पेड क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने एक और नाम डिस्कस किया था जो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या कहा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फॉर वन डे ही वॉज द प्रेसिडेंट। तो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा who among the following was the first या was the interim या फिर he was the provisional president, तब हम बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। All right, now डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद is the president। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट, तो हम बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। So the answer here is डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। All right, then we have our next question. The convention
that once a speaker always a speaker is followed in कौन सी कंट्री में ये धारणा है, ये मान्यता है कि जो एक बार स्पीकर बन गया वो हमेशा ही स्पीकर रहेगा? इंडिया में हमने देखा है कि लोकसभा के स्पीकर्स चेंज होते हैं, ठीक है, यूके में भी वी हैव चेंज स्पीकर्स, सो द आंसर फॉर दिस इज यूएसए। यूएसए में जो एक स्पीकर एक बार स्पीकर है वो बार बार स्पीकर ही रहने वाले हैं। ओके, इट्स नॉट यूएसए, द आंसर हियर इज यूके। यूके में जो स्पीकर एक बार अपॉइंट हो गया, every time he is going to be the speaker for the parliament. Moving on to question number 20. Indian Penal Code came into operation in 1862. कंफ्यूजन यहाँ पर आती है कि यहाँ पर ऑप्शन में 1860 भी है, 1862 भी है। जब हम ये बोलेंगे कि कब उसको अप्रूव किया गया, कब वो बन के एनेक्ट हुआ, तो वो 1860 में हुआ। 1860 वाज द डे व्हेन इट वाज एनेक्टेड, जब से वो ऑपरेशन में आया, यानी कि फोर्स में आया, लागू होने लगा, अप्लाई होने लगा, उसका ईयर है 1862। तो जब भी आएगा कि किस ईयर में बना, किस ईयर में एनेक्ट हुआ, तो द आंसर इज 1860। बट कब से वो लागू हुआ, कब से वो ऑपरेशन में आया, द आंसर इज 1862। सो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब आपको इनमें से ये बताना है कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए। आप कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली रिप्लाई करेंगे कि आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस व्हाट वाज योर स्कोर, हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ। एंड इस क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ आपको हमारे इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यू हैव टू कैलकुलेट योर स्कोर एंड यू हैव टू लेट अस नो that where are you standing, आपका कितना स्कोर बन रहा है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। मूविंग, we will meet again in the next class for continuing this particular questionnaire.